चलो, अब आवाज नहीं। ये लोग कोई नहीं सुधरेगा, लेकिन बोलते हैं शांत रहो फिर भी। चलिए, आप बताइए क्या बता रहे थे लास्ट क्लास। WBC है ना। खत्म हो गया था। नहीं, टाइप बताते हैं। पूछे हैं, याद किए हैं आप लोग। हाँ, घर चल गए थे तो ना पूछे हैं। याद किए हो तब पूछेंगे, ऐसे कोई फायदा है। चलिए आगे पढ़ाते हैं तो। कल देख, बताया था WBC कितने प्रकार के होते हैं। 5। मेनली कितने प्रकार का। 5। कौन कौन। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, ठीक है। पहला बताया था न्यूट्रोफिल्स। देखिए, जो इसका WBC के प्रकार का काम है वही आपका WBC का काम होगा। न्यूट्रोफिल्स बताए थे। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है WBC में, सबसे ज्यादा। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये समझना है। ये जो है आपके बॉडी में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक का अर्थ क्या बताए थे, याद है। फैगोसाइटिक का नेचर बताए थे कि वो ऐसी सेल जो सबसे ज्यादा इंफेक्शन से लड़ता है, भक्षण करने वाली कोशिका। कहीं भी अगर फैगोसाइटिक अर्थ आ गया, हिंदी में भी फैगोसाइटिक लिखा रह सकता है, तो फैगोसाइटिक का अर्थ हुआ ये कोशिका सबसे ज्यादा इंफेक्शन से लड़ाई करती है। इसे बोलते हैं भक्षण करने वाली कोशिका। भक्षण में समझ रहे हैं, आपके बॉडी में इंफेक्शन आया और उस इंफेक्शन को क्या किया, मार दिया। उसी को बोलते हैं फैगोसाइटिक, यानी खा गया। यानी कि कौन सा इंफेक्शन को खाता है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से लड़ता है, आपको बैक्टीरिया से बचाता है। यानी बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है। कोई अगर बॉडी में, आपकी बॉडी में किसी तरह से बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया से लड़ने का काम किसका है, WBC। WBC में कौन लड़ाई करेगा, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का काम है कि जीवाणुओं से रोगों, जीवाणुओं से होने वाले बीमारियों से क्या लड़ाई करता है, बीमारियों से क्या करता है, बचाता है। तो बैक्टीरिया से बचाने वाला कौन सा WBC है, न्यूट्रोफिल। इसका ये काम है, ये सबसे ज्यादा बैक्टीरिया से फाइट करता है। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स है आपके बॉडी में एलर्जी को शो करता है। आपके बॉडी में एलर्जी होती है, ठीक है, किसी तरह से एलर्जी होगा, खाने पीने से या धूल कण से, धूप से, ठीक है। एलर्जी का कई कारण है, तो आपको एलर्जी से बचाने का काम किसका है, बेसोफिल्स। बेसोफिल का सिर्फ एलर्जी से नहीं काम करता है, वह काम करवाता है हिपैरिन को बनाने में। हिपैरिन क्या है, आपके बॉडी में एक प्रोटीन है हिपैरिन, जो लीवर भी बनाता है और बेसोफिल भी बनाता है। क्वेश्चन आ जाएगा हिपैरिन कौन बनाता है, तो लीवर और बेसोफिल दोनों दिमाग में आना चाहिए कि हिपैरिन जो है आपके बॉडी में रक्त को थक्का जमने से रोकता है। शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए। कब जमेगा, जब चोट लगने के बाद ब्लड बाहर रिलीज होगी तब जमना चाहिए। अगर बॉडी में कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकता है, हिपैरिन। कौन सा, हिपैरिन, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, लिखवा देते हैं। लिखवा देते हैं, हिंदी में लिखवा देते हैं बाबू, समझ रहे हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल्स पिछले क्लास नहीं की थी। हाँ, तो पहला 5 वो बताए थे ना, पांचों का फंक्शन बता देते हैं। बहुत छोटा छोटा काम है ये सबका, मतलब पॉइंट है, काम तो बड़ा है। पहला लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स। WBC का पता नहीं, उसका प्रकार का काम है, फंक्शन है, ठीक है।
चलिए, WBC का क्या काम फंक्शन है? इम्यून सिस्टम को बनाए रखना। इम्यून सिस्टम समझते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। पहले लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स, इसको हिंदी में लिखिएगा। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक, जैसे लिखा रहा है उसी तरह से लिखिएगा। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक फैगोसाइटिक प्रकृति का होता है। देखिए हिंदी में लिखिएगा फैगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक फैगोसाइटिक प्रकृति का होता है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक फैगोसाइटिक प्रकृति का होता है। फैगोसाइटिक प्रकृति का होता है। फैगोसाइटिक नहीं लिख पा रहे हैं? फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक प्रकृति का होता है। इसका अर्थ होता है क्या? इन्फेक्शन से सबसे जल्दी फाइट करता है। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, दूसरा पॉइंट लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं से, न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं से न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं से होने वाली बीमारी से, न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं से होने वाली बीमारी से बचाता है। इसका काम है फैगो क्या करना? बैक्टीरिया को मार जाना। बैक्टीरिया को क्या करना? खा जाना किसी तरह से। अब बैक्टीरिया को कैसे खाएगा? ये अपना साइटोप्लाज्म को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बताए थे ना पिछले क्लास में, WBC क्या करता है? अपना साइटोप्लाज्म क्या करता है? बढ़ाता है, और किसी तरह से इंफेक्शन अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर गया, निगल गया। तो इसका पहला काम क्या हो गया? ये सबसे ज्यादा फैगोसाइटिक नेचर का होता है, और ये किससे लड़ता है? बैक्टीरिया से। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था बेसोफिल्स। ये सब कैसे WBC है? कनिकामय है। कैसे है? कनिकामय। बताए थे ना कनिकामय कि वैसे WBC जिसके सरफेस एरिया पर क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। बेसोफिल क्या करता है ये समझना। ठीक है। बेसोफिल देखो, पहले ध्यान देना, उसके बाद लिखवा देंगे। बेसोफिल सबसे पहला पॉइंट कि ये एलर्जी से होने वाली बीमारी को, ठीक है, ये सबसे पहले एलर्जी को शो कर देगा। ये एलर्जी क्या है? ठीक है, एलर्जी क्या है? जैसे आपको किस चीज से खाने से, किसी को एलर्जी है कुछ खास चीज से? क्या क्या खाते हो? हाँ, गुलकंद। बैगन किसको खाने से एलर्जी है? एलर्जी है बैगन से? बड़े हाँ, देखिए मानिए, समझिए, बहुत से रहता है, किसी का कुछ से रहता। आलू से भी है किसी को, ये तो मेन है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये एलर्जी क्या करता है, थोड़ा समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए किसी को, देखिए ये लड़का को बैगन खाने से एलर्जी है, बेचारा बैगन खाएगा, बैगन खाएगा, इसका बॉडी जो है ये पहला ही बेसोफिल कर रहा है, लड़का बैगन खा लिया, इसको पचता नहीं, इसको पता नहीं है क्या। तो ये क्या करेगा? बैगन खाने से लीवर जो है, इसका लीवर एक केमिकल रसायन रिलीज करेगा। उस केमिकल का नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन, हिस्टामिन एक ऐसा रसायन है जो आपको बॉडी जो चीज को एडॉप्ट नहीं करेगा उसके अगेंस्ट ये क्या? हिस्टामिन निकलने लगेगा। निकालेगा कौन? लीवर सबसे ज्यादा। ये जितना ज्यादा हिस्टामिन निकलेगा उतना ही एलर्जी आपको होगा। ठीक है, हिस्टामिन निकल रहा है, एलर्जी आपको होगा। एलर्जी मतलब क्या? आपको पिंपल्स आने लगेगा, खुजली होने लगेगा, इचिंग आने लगेगा। इचिंग मतलब क्या समझे? ठीक, खुजलाना। तो ये सब ये हिस्टामिन निकलने के कारण होगा। और ये क्या? बैगन खा लिया लड़का। तो अब इसको ठीक करना है, एलर्जी को क्या करना? ठीक करना। तो एलर्जी को ठीक करने का एक ही कारण है कि हिस्टामिन ना निकले, हिस्टामिन ना निकले। तो डॉक्टर क्या दे देगा? कोई एक टैबलेट दे देगा, जैसे एविल वगैरह टैबलेट आता है, एविल आता है ना, ये दोगे
जैसे ये लीवर के पास जाएगा, लीवर हिस्टामिन को निकालना बंद कर देगा, लीवर हिस्टामिन को निकालना बंद कर देगा, आपको एलर्जी खत्म हो जाएगा ना, आपको ईचिंग वगैरह खुजली वगैरह खत्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट एलर्जी को नहीं रोकते हैं, किसको रोकते हैं? हिस्टामिन को। हिस्टामिन तो एलर्जी करा रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये एविल जो टैबलेट था ये हिस्टामिन ना निकाला तो फ्यूचर में भी ना निकाले। ये अभी के लिए बाबू, अभी खाए हो ठीक है, हम टैबलेट खा लिए, अगर फ्यूचर में खाओगे तो हम फिर दोबारा आएंगे, ये दोबारा फिर रिलीज होने लगेगा, दोबारा फिर क्या होगा? एलर्जी। तो बेसोफिल क्या करता है? एलर्जी से होने वाली बीमारी में हिस्टामिन हार्मोन को रिलीज करवा देता है, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होए, ये बॉडी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है इसका कोई खाने वाला चीज या सूंघने वाला चीज, तो वे उसके अगेंस्ट में क्या निकालने लगता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? एक रसायन है, केमिकल है, जो कौन निकालता है? लीवर। ठीक है, और ये निकलेगा तो आपके बॉडी में क्या होगा? इचिंग होगा, एलर्जी होगा। ठीक है, सबसे अब ये टैबलेट करने पर हिस्टामिन खत्म तो आपका एलर्जी खत्म। क्या ये एलर्जी का बीमारी है? ये एलर्जी ठीक होने का या टैबलेट है हमेशा के लिए? हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा बाबू। अगर दोबारा खाओगे ना कभी तो फिर ये एलर्जी आपको दोबारा, तो डॉक्टर कभी कभी बोल देगा कंटिन्यू खाओ, कोई ये ज्यादा नहीं खाने के लिए बोलेगा, दूसरा इसके अगेंस्ट टैबलेट दे दिया जाता है कि आप थोड़ा एलर्जी का दवाई खाते रहिए, जिसको धूप से या डस्ट पार्टिकल से रहता है, सिर दर्द दे देना, ठीक है, चक्कर आने लगना नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? एलर्जी से होने वाली बीमारी से कौन लड़ता है? बेसोफिल। पहला, ये पहला चीज। दूसरा, अभी कुछ नहीं लिखना, समझना, आपके लीवर जो बनाता है हिपैरिन, हिपैरिन क्या है ये समझना। हिपैरिन लीवर भी बनाता है और बेसोफिल भी बनाता है, ये दोनों बनाता है। क्वेश्चन आ जाए हिपैरिन बनाता कौन है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए लीवर। ठीक है, लीवर ऑप्शन नहीं है तो क्या आएगा? बेसोफिल। हिपैरिन क्या करता है ये समझना, आपके बॉडी को जो ब्लड है, जो बॉडी में ब्लड है उसको रक्त का थक्का जमने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमने से रोकता है? बॉडी के अंदर, बाहर नहीं, तो बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। हिपैरिन बहुत जरूरी है बनना। ठीक है, हिपैरिन नहीं बनेगा तो आपके बॉडी के अंदर ही रक्त का क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, और रक्त का क्लॉट होने से बहुत आप जिंदा ही नहीं रह पाइएगा, सर्वाइव करिएगा नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ये तो पता है ना। तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई होगा नहीं, यानी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका ब्लड क्या हो गया? क्लॉट कर गया। तो रक्त का थक्का जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? हिपैरिन। अगर मान लीजिए किसी इंसान में हिपैरिन नहीं बन रहा है, ठीक है, बहुत कम बना रहा है, तो डॉक्टर एक आर्टिफिशियल हिपैरिन दे दिया जाता है, इंजेक्ट कर लिया जाता है, आर्टिफिशियल हिपैरिन। इस आर्टिफिशियल हिपैरिन को बोलते हैं हीरोदिन। क्या बोलते हैं? हीरोदिन। हीरोदिन एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल या कृत्रिम हिपैरिन का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? हीरोदिन। हीरोदिन, हीरोदिन एक अति है जो लीच के किंगडम से आता है। तो समझिएगा ये बनाया जाता है जोक के लार से। कहां से बनता है? जोक के लार से ही हम आर्टिफिशियल हिपैरिन का निर्माण करते हैं, और जोक का लार से आर्टिफिशियल हिपैरिन बना करके जिसका बॉडी में लीवर या बेसोफिल हिपैरिन नहीं बना रहा है उसको हम दे देते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हिपैरिन का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हीरोदिन। और बॉडी में रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। तो इसका दो काम है, पहला एलर्जी से होने वाली बीमारी से बचाना, और दूसरा हिपैरिन का निर्माण करना। दूसरी हो गया। तीसरा इसका क्या काम है? ये तीसरा होता है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी समझते हैं? इन्फ्लेमेटरी एक्शन को करवाना, यानी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या समझिएगा आप? प्रतिसंवेदन। प्रतिसंवेदन समझते हैं? प्रतिसंवेदन अभिक्रिया को करवाता है कौन? बेसोफिल। हर किसी के डेली लाइफ में प्रतिसंवेदन अभिक्रिया होते रहता है, होता है कि नहीं होता? कितने का देख रहा है जी? कैमरा से देख रहा है इसको? अरे सामने बैठ गया ऐसे देख रहा, तो डिस्टर्ब ना होंगे। देखो तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लिए इन्फ्लेमेटरी एक्शन कहाँ गया तुम्हारे दोस्तों? ना है ना यार, वो इसको क्या कर रहा? फूड देता है। क्या करता है? फूड देता है। तो उस फूडना को ही बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो अगर बेसोफिल का तीसरा काम क्या है?
प्रतिसंवेदन अपक्रिया। जैसे क्या होता है, अचानक आपको कोई सुई चुभो दिया तो क्या हो गया, जहां सुई क्या किया, इंसेक्ट किया, या आप क्या किए कि आपको अचानक कोई एक तमेचा थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ कहाँ लगता है, गाल में। गाल में नहीं लगेगा, क्या हो कहीं और जगह नहीं होगा। थप्पड़ आपको गाल पर पड़ गया तो क्या एक्शन होगा आपका, क्या होगा, क्या से गुस्सा थोड़ा देर बाद आएगा, पहले क्या होगा आपका गाल का झंझना देगा। जैसे गाल पर पहले समझिए, गाल पर थप्पड़ पड़ा, ठीक है, थप्पड़ पड़ने पर यहाँ जिस जगह पर थप्पड़ पड़ा बाबू, वहां का सेल क्या हो गया, डेट हो जाएगा। सेल क्या हो गया, डेट हो गया। वह धीरे धीरे क्या होगा, वह लाल हो जाएगा। क्या होगा, लाल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, है? अरे गुस्सा बाद में आएगा, पहले दर्द देगा। जब तक दर्द नहीं दिया तब तो गुस्सा आएगा, ये होना जरूरी है, ठीक है। दर्द देगा तो ये जो पूरा एक्शन हुआ कहां से, थप्पड़ मारने से लेकर के दर्द देने तक, ये पूरे एक्शन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्शन। यानी आपके शरीर में प्रतिसंवेदन अपक्रिया जो होता है वह कौन करवाता है, बेसोफिल। और जिसको बेसोफिल बनता ही नहीं है तो कहेगा मारो जितना मारना, नहीं मारो 2-3 थप्पड़ मार दो और एक फैक्ट्री दे देगा तो फिर शुरू हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेटरी एक्शन बनना बहुत जरूरी है। कोई भोंक रहा है, सुई भोंक रहा है तो भोंक रहा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका कितने काम है, 3 काम। बेसोफिल का कितने काम, 3। पहला क्या बताएं, एलर्जी से लड़ने वाली, क्या है, एलर्जी से लड़ाई करता है कौन, बेसोफिल। दूसरा हिपैरिन बनाना, ठीक है। और तीसरा क्या बताएं, प्रतिसंवेदन अपक्रिया को करवाना। क्या करवाना, प्रतिसंवेदन अपक्रिया। प्रतिसंवेदन अपक्रिया करवाना। तो लिख लीजिएगा पहला, लिख लीजिए यहां से, पहले लिखेगा बेसोफिल। लिख लीजिएगा, बेसोफिल एलर्जी से होने वाले बीमारियों से बचाता है। बेसोफिल्स एलर्जी से होने वाले बीमारियों से बचाता है। बीमारियों से बचाता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, एलर्जी के समय हिस्टामिन रसायन, देखिए यहां लिख लीजिएगा हिस्टामिन केमिकल। एलर्जी के समय हिस्टामिन रसायन यकृत के द्वारा एलर्जी के समय हिस्टामिन रसायन यकृत यानी लीवर के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज को क्या लिखेगा, स्रावित होता है। रिलीज होता है, ठीक है, लीवर के द्वारा। कौन सा केमिकल, हिस्टामिन। कभी क्वेश्चन आ जाए, एलर्जी किस केमिकल के कारण होता है, हिस्टामिन। निकालेगा कौन, लीवर। बनाता कौन है, लीवर। यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बेसोफिल हिपैरिन बनाने का कार्य करती है। बेसोफिल हिपैरिन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, बेसोफिल हिपैरिन बनाने का कार्य करती है। बस अभी इतना ही लिखना है, हिपैरिन दोबारा भी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये हो गया, बेसोफिल हिपैरिन बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसोफिल प्रतिसंवेदन अभिक्रिया को करवाता है।
निम्नलिखित में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर में प्रतिसंवेदन अभिक्रिया कौन करवाता है, WBC पहला आना चाहिए क्या, WBC, और WBC का प्रकार दिया रहेगा तो क्या रहेगा, बेसोफिल। तो लिख लीजिएगा बेसोफिल्स प्रतिसंवेदन अभिक्रिया को करवाता है। प्रतिसंवेदन अभिक्रिया आपके अचानक आपके बॉडी में होने वाला पेन, ठीक है, सेल का मर जाना, ये इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन है, इन्फ्लामेंट्री एक्शन या प्रतिसंवेदन अभिक्रिया। वो बताएंगे उसको, अभी ना लिखोगे। देखो ये सब छोड़ दिया तो ये ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं, दोबारा आने वाला, इसीलिए हम छोड़े हैं, यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ बेसोफिल इसका नहीं फॉर्मेशन करता। हम लिखवा सकते थे हेपेरिन का फंक्शन, लेकिन अभी मत लिखना, अभी जो बता रहे वही लिखना। तीसरा क्या बच रहा है, तीसरा क्या है, इसिनोफिल। देखो थोड़ा समझिएगा, इसिनोफिल का मेन काम क्या है। अगर बेसोफिल डीएक्टिव हो जाए, बेसोफिल काम करना बंद कर दे, तो उसके बदले में कौन काम करता है, इसिनोफिल। और सबसे महत्वपूर्ण, ये वायरस से लड़ता है, विषाणु से लड़ता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, एलर्जी से क्या लड़ाई करेगा, यस। क्यों, एलर्जी बनाएगा कौन, बेसोफिल। अगर बेसोफिल काम करना बंद कर दे तो उसके बदले कौन करेगा, इसिनोफिल। क्या हिस्टामिन बनाएगा, यस, क्योंकि बेसोफिल जो काम करता है वही काम कौन करता है, इसिनोफिल। उसके अलावा इसका काम क्या है, वायरस से लड़ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, लिख लीजिएगा, बेसोफिल्स, बेसोफिल लिखो ना, लिखिएगा बेसोफिल, बेसोफिल निष्क्रिय हो जाने पर, निष्क्रिय मतलब क्या, डीएक्टिवेट, यानी है लेकिन फंक्शन सही से नहीं करेगा। बेसोफिल निष्क्रिय हो जाने पर उसके जगह इसिनोफिल कार्य करती है। बेसोफिल्स निष्क्रिय हो जाने पर उसके जगह इसिनोफिल्स कार्य करती है, उसके जगह इसिनोफिल कार्य करती है। जैसे जैसे क्या का फंक्शन रहेगा, एलर्जी से लड़ना, पहला पॉइंट लिखिएगा, जैसे एलर्जी से लड़ना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा हिस्टामिन तथा हिपैरिन का निर्माण करना। दूसरा लिखिएगा, हिस्टामिन तथा हिपैरिन का निर्माण करना। हिस्टामिन तथा हिपैरिन का निर्माण करना हो गया। बेसोफिल की जगह कौन काम करेगा, इसिनोफिल, लेकिन इसिनोफिल की जगह बेसोफिल काम नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण इसको लिख लीजिएगा, इसिनोफिल विषाणुओं से वायरस, इसिनोफिल्स विषाणुओं से होने वाले रोगों से लड़ाई करता है। इसिनोफिल्स विषाणुओं से, इसिनोफिल्स विषाणुओं से होने वाले बीमारियों से लड़ता है या लड़ाई करता है, बीमारियों से लड़ता है। इसिनोफिल्स विषाणुओं से होने वाले बीमारियों से क्या करता है, लड़ता है। लड़ने के मतलब क्या, उससे बचाएगा। बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग तो बता सकते हैं किस प्रकार के वायरस से ये लड़ाई कर सकता है। हम बताए थे वायरस कितने प्रकार का, दो, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। किससे लड़ाई कर सकता है, आरएनए स्ट्रॉन्ग होता है बाबू,
ठीक है, बहुत कम लड़ाई करता है। ये डीएनए हल्का फुल्का वायरस, जैसे ही मैया को खांसी हो गया तो कोल्ड एंड कफ किसके कारण से होता है? वायरस से होता है। कौन सा वायरस? रेनो वायरस। कौन सा वायरस? ये छोटा मोटा वायरस है, उससे बचाने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कौन? लेकिन आ गया मतलब क्या, हाईली एक्टिव वायरस, आरएनए वायरस। कैसा आ गया? आरएनए। जैसे क्या था? कोरोना आरएनए था। तो इससे लड़ाई करने के लिए ये उतना सफल नहीं हो पाएगा। अगर ये हो जाता तो हम लोग को दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, ये अपने साइड हो जाता, देख लेता कि बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया। अब चौथा लिखेगा क्या? लिम्फोसाइट। अरे कोई आगे ये भी पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? ऐसा थोड़ी बता रहे कि मोनोसाइट ना बताएंगे। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? ये सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है, बताए थे। सबसे छोटा डब्ल्यूसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूसी, सबसे छोटा डब्ल्यूसी की बात बताया जाए तो कौन है? लिम्फोसाइट। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी मतलब क्या हो गया? प्रतिरक्षित तंत्र। सबसे ज्यादा प्रतिरक्षित तंत्र कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षित तंत्र कब बनाएगा? अब यहां थोड़ा समझो, समझोगे तभी बता पाओगे। देखो, एंटीबॉडी कहने का अर्थ हुआ आपके बॉडी को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करना। रोगों से लड़ने के लिए क्या करना? तैयार करना। और ये जो है इन्फेक्शन का मेमोरी सेल बनाता है। मेमोरी सेल कहने का अर्थ हुआ उस इन्फेक्शन को याद करके रखता है। क्या करके रखता? याद। ठीक है, इसे भविष्य में लड़ने वाली डब्ल्यूबीसी कहते हैं। कौन सा सेल जो है फ्यूचर में लड़ाई करता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों। लिम्फोसाइट क्या करता है? ये आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, तो टीकाकरण कब कराते हैं? क्योंकि फ्यूचर में अगर वैसा वायरस आएगा तो ये लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसको मार देगा। बचपन में आप क्या BCG का टीका लगवाए होंगे? 24 घंटा 72 घंटा के अंदर BCG का टीका दिया जाता है। BCG किसके लिए लगता है? टीबी के लिए लगता है। किसके लिए? टीबी के लिए। अब उस समय टीबी का इन्फेक्शन था उसको? बच्चा को टीबी था? नहीं। वह इसीलिए लग गया कि फ्यूचर में टीबी का जो टीबी किसके कारण होता है? वायरस के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर वह फ्यूचर में वह बैक्टीरिया आ गया जो टीबी वाला बैक्टीरिया हो, ठीक है, वह आ गया किसी तरह से, तो उसके लिए ये लिम्फोसाइट AK-47 रखे हुए उसको उड़ा देगा। इसको देवो ना खरीद के। तो इसके लिए क्या बचपन में ही उसको वैक्सीनेशन दे दिया गया। और उस वायरस का क्या दिया गया? उस वायरस का डेथ पार्टिकल इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। फ्यूचर में कभी भी वह वायरस आएगा, इसके पास औजार है, उसको उड़ा देगा। आप पोलियो वायरस पीते हैं, पोलियो का टीकाकरण पीते हैं, तो जैसे पोलियो पिए तो पोलियो वायरस, ठीक है, तो पोलियो वायरस फ्यूचर में कभी भी आया, हम जो भी टीकाकरण लेते हैं तो उसी वायरस को लेते हैं जो वायरस उसको लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन वह डेथ के फॉर्म, इनएक्टिव के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, लिम्फोसाइट एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह वायरस कभी भी फ्यूचर में आएगा तो उससे लड़ाई करने का काम वही करता है। ठीक है, मेमोरी सेल बना करके। तो जैसे पोलियो वायरस हम बचपन में पिए हैं, तो क्या बचपन के लिए पिए थे? नहीं, फ्यूचर में कभी भी पोलियो अटैक करेगा तो उसके लिए लड़ाई करेगा कौन? लिम्फोसाइट। क्या करेगा? लड़ाई करेगा। लिम्फोसाइट धीरे धीरे जो बच्चों में कम होता है, बुजुर्गों में कम होता है। हम लोग का जो एज होता है लगभग कितना, 20 से 35-40 तक, ये लिम्फोसाइट अच्छा खासा पीक स्टेज पर रहता है। पीक स्टेज समझते हैं? ठीक है, लिम्फोसाइट का निर्माण इस तरह से होता है, अभी बताएंगे। आपको परसों पिक्चर दिखाए थे तो बताया लिम्फोसाइट कितने प्रकार का? 2 था ना, याद कीजिए। लिम्फोसाइट कितने प्रकार का? 2। एक होता है बी और एक होता है टी। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा लड़ाई करता है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का भी प्रकार दे दिया जाए कि बी की टी, तो सबसे ज्यादा टी, सबसे ज्यादा क्या होगा? और ये बी और टी क्या काम करता है ये भी बताएंगे, पहले ये समझो। तो सबसे ज्यादा प्रतिरक्षित तंत्र कौन बनाता है? लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट कब काम करेगा? वैक्सीनेशन, हम जब टीकाकरण लेते हैं तो उसको क्या बना देता है? मेमोरी सेल। जैसे आपको लड़ने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, आप आर्मी में गए तो पहले ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है, पहले आपको मैच्योर बनाया जाता है कि किस तरह से लड़ाई करना, कि बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा तो इसी खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको पहले लिम्फोसाइट का क्या दे दिया जाता है? औजार, कि देखो कोरोना आएगा तो इससे उड़ा देना, ठीक है, पोलियो आएगा तो इसके लिए छोटा मोटा फुलझड़ी उड़ा देना। तो इस तरह से इसको मैच्योर बनाया जाता है। तो ये जो है फ्यूचर में लड़ने वाली WBC है, प्रेजेंट में एंटीबॉडी बना करके रख लेता है, मेमोरी सेल बना करके रख लेता है, ठीक है। लेकिन लिम्फोसाइट धीरे धीरे कमजोर होगा तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, इन्फेक्शन क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन जल्दी किस में होता है? बच्चों में, क्योंकि बच्चों में लिम्फोसाइट का आकार बहुत छोटा होता है और बुजुर्गों में भी लिम्फोसाइट का आकार बहुत छोटा होता है। जो हम लोग का एज होता है 35 से 40 तक, ये WBC पीक स्टेज पर रहता है, क्योंकि WBC का मेन पार्ट जो होता है टी लिम्फोसाइट होता है। कौन? टी लिम्फोसाइट तो है, लेकिन इसका दो प्रकार, बी और टी। तब हम बताए थे कि WBC का निर्माण कहाँ? बोन मैरो। WBC का निर्माण कहाँ? बोन मैरो। तो उसका चेंगन का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो। ये क्या बच्चा नहीं है उसका? तो लिम्फोसाइट का भी निर्माण कहाँ? बोन मैरो। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार का? दो, बी और टी। तो उसका निर्माण कहाँ? बोन मैरो। उसका भी निर्माण क्या है? बोन मैरो। बी और टी का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। लेकिन एक होता है जैसे घर में दो बच्चा का जन्म हुआ, एगो है बदमाश, तुम घर में रहो, सरकारी स्कूल में एडमिशन, ठीक है, और एक होता है थोड़ा तेज था तो उसको भेज दिया जाता, जाओ पटना दिल्ली पढ़ो। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट है, उसका निर्माण बोन मैरो में, और टी का भी निर्माण बोन मैरो में। बी को जो सिखाया जाता है वो बोन मैरो में ही छोड़ दिया जाता है कि तुम यहीं पढ़ो लिखो। लेकिन टी लिम्फोसाइट अपना डेवलपमेंट, अपना विकसित होने के लिए वो चला जाता है बाहर। बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर बाहर मतलब दिल्ली चल जाएगा, कहने का अर्थ हुआ वह बोन मैरो से निकल करके चला जाता है थाइमस ग्रंथि में। कौन सा ग्रंथि? आपको ग्लैंड पढ़ेंगे तो ये दोबारा आएगा, थाइमस। अभी नाम सुन जाइए, थाइमस ग्रंथि आपके चेस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चेस्ट में। यहाँ मात्र एक ही ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट आता है और वहां ट्रेनिंग लेता है, यानी पढ़ाई करता है, रीजनिंग मैथ पढ़ेगा, सारा चीज पढ़ेगा। तो थाइमस ग्रंथि में विकसित कौन होता है? टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्रंथि में विकसित कौन हुआ? टी लिम्फोसाइट। और थाइमस ग्रंथि एक ऐसा, ये क्वेश्चन आया हुआ, कौन सा ग्रंथि बुजुर्गों में एकदम खत्म हो जाती है? थाइमस। देखो जब आप बच्चा थे तो थाइमस आकार बहुत छोटा था, और लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुए, यानी कहने का 20 प्लस हो गया, 20 प्लस, तो ये थाइमस का आकार क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। अब लगभग 25 से 30 तक बहुत पीक पर रहेगा, 25 और 30 से पीक, और धीरे धीरे 35 के बाद ये क्या होगा? कमना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ले दे करके आप 55 प्लस के बाद ये क्या होगा? कमते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 60-65 में ये थाइमस ग्रंथि क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्वेश्चन आता, ये आया वो क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथि बुजुर्गों में नहीं पाई जाती है? थाइमस। बुजुर्गों में खत्म हो जाता है थाइमस, ठीक है। आप बताइए, इस थाइमस ग्रंथि का मात्र एक काम है, टी लिम्फोसाइट को क्या करना? पढ़ाना, ट्रेनिंग देना। और ये टी लिम्फोसाइट क्या हो गया? टी लिम्फोसाइट का पढ़ाना, और यही स्कूलें बंद हो गया। नहीं, स्कूल क्या हो गया? 55 प्लस के बाद बंद। तो टी लिम्फोसाइट पढ़ पाएगा? नहीं। और टी लिम्फोसाइट इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता। तो बुजुर्गों में टी लिम्फोसाइट क्या हो गया? काम ही नहीं करेगा, और उस बुजुर्गों में आसानी से इंफेक्शन हो जाएगा किसी तरह से, क्योंकि बुजुर्गों में इसका काम क्या है? प्रतिरक्षी तंत्र बनाना। बुजुर्गों में एंटीबॉडी नहीं बन पाता। तो देखिएगा, कहीं भी इंफेक्शन फैलता है कोरोना वायरस में, तो उसमें दो ही स्थिति बजाता कि बच्चों और बुजुर्गों को बचाइए, और जो हम लोग हैं वह जाइए। कहाँ जाइए? मतलब बाहर निकलिए, ठीक है। तो बच्चों और बुजुर्गों के ज्यादा बोला जाता है कि इन लोग को बचाना है, ठीक है, क्योंकि इन लोग को क्या हो गया? एंटीबॉडी कमजोर। एंटीबॉडी कमजोर होने के कारण है कि बुजुर्गों में थाइमस ग्रंथि जो है उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा, और एक समय के बाद थाइमस ग्रंथि एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि खत्म होने के कारण लिम्फोसाइट का विकास नहीं हो पाता, और लिम्फोसाइट मेन क्या करता है? एंटीबॉडी
बनाता है और मेमोरी सेल बनाता है। मेमोरी सेल कहने का अर्थ क्या समझे? होने वाली रोगों से भविष्य में लड़ना। अभी तो आप जो भी वैक्सीन लिए हैं उसको क्या कर लेगा, याद कर लेगा। आप जैसे कोरोना ले लिए, कोरोना का टीका लिए होंगे, तो कोरोना लिए होंगे तो क्या लिए होंगे कि अगर वही वेरिएंट का कोरोना आएगा, आप कोरोना का वेरिएंट चेंज कर गया तो कोई दिक्कत होगा, कोई काम ही नहीं करेगा वैक्सीन। अगर वही वेरिएंट का कोरोना आपके बॉडी में आया तो आपके लिम्फोसाइट उस कोरोना वैक्सीन को याद किया हुआ उसको मार देगा। लेकिन वेरिएंट के कहने का अर्थ हुआ उस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तब आपका वैक्सीनेशन जो टीकाकरण लिए उसको लेने से कोई फायदा नहीं। वैक्सीन देखो, कोरोना का वैक्सीन कितना दिन में बन गया था? लगभग 1-1.5 साल में बन गया। ठीक है, ये वायरस हो रहा है, लेकिन HIV एड्स 1982 में आया था। HIV एड्स 1982 आज तक नहीं बन पाया। आज तक बना है? नहीं बना। उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, क्या बोल रहे हैं, ये 1982 में सबसे पहले USA अमेरिका में आया, 1985 में केरला इंडिया में आया। है अब कौन लाया? तो लिखा है कौन लाया है। 1982 में अमेरिका में आया है और 1985 में केरला में आया। अब कौन लाया है यहाँ पर, हम कैसे बताएंगे कौन लाया? देखो यहाँ पर, देखो वायरस, देखो जो HIV एड्स जो वायरस है उसका वैक्सीनेशन न बनेगा और न फ्यूचर में बनने की संभावना है, इम्पॉसिबल है बनना। क्योंकि वायरस उसी का बनता है ना जिसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, जिस स्ट्रक्चर पर वैज्ञानिक काम कर सके। कोरोना का स्ट्रक्चर एकदम सीमित था, लिमिट था। आप देखे होंगे मूवी में, कोरोना या टीवी वगैरह में, कोरोना का जो स्ट्रक्चर था इस तरह से निकलता था, देखे थे ना, ठीक है, काटा जैसे। ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। और इसके अंदर क्या है? RNA। क्या है? RNA। तो ये स्ट्रक्चर लिमिट है, तो साइंटिस्ट इसी पर रिसर्च करेगा। ठीक है, इस कैसे टूटेगा, कैसे मरेगा, तो ये रिसर्च करना आसान है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है? सीमित है। लेकिन HIV जो है वो इतना बदमाश है, अभी ऐसे रहेगा तो किसी तरह से इस तरह से हो जाएगा। हर 2 घंटा 1 घंटा पर क्या होगा, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहेगा, फिर जाकर के लड्डू हो जाएगा, फिर जाके पेड़ा हो जाएगा, फिर होगा जलेबी हो जाएगा। तो HIV एड्स का बनना बहुत मुश्किल है टीका, क्योंकि वह हर 2-3 घंटा हर समय वो अपना संरचना क्या करता है? चेंज। आप साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करें, किस पर करे? इस पर रिसर्च कर रहा है तो बोला अच्छा आए हो, हम ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है HIV एड्स को तोड़ना। तोड़ना मतलब क्या? उसको मारना, क्योंकि हर समय वो अपना आकार चेंज करते रहता है। और वैसा वायरस जो अपना आकार चेंज करता हमेशा करते रहेगा, उस पर टीका बनाना बहुत मुश्किल है, यानी कहने का नामुमकिन है। अभी तो हो सकता है बन जाए, ठीक है, लेकिन मुश्किल है बहुत। इसीलिए आज इतना भी मेडिकल टर्म आगे निकल गया। और 1982 कैसे, कितने साल हो गया जी? लगभग 82, 18 उधर, लगभग हो गया 43 साल। 43 साल के बाद भी टीका नहीं बना। इसके पीछे वो तो जैसे अभी बिहार में अभी आंकड़ा निकला था, बिहार में पीक पर है पटना। ठीक है, पीक पर है पटना। और भारत में लगता है दूसरा स्थान है अति बिहार का, दूसरा कि तीसरा, अब उसको हटाओ, चलो लिखो। चौथा पॉइंट लिखे लिम्फोसाइट। समझ में आया लिम्फोसाइट के क्या काम है? सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी तंत्र। लिखिएगा लिम्फोसाइट। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, लिम्फोसाइट WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। कम कर है, छोटी, स्मॉल क्या? छोटा। लिम्फोसाइट WBC में सबसे छोटा, सबसे छोटी आकार में पाई जाती है। सबसे छोटे यानी सबसे छोटा आकार में पाया। दूसरा पॉइंट लिखेगा, लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को हिंदी में लिखिएगा प्रतिरक्षित तंत्र बनाता है। लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा प्रतिरक्षित तंत्र बनाने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा प्रतिरक्षित तंत्र बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट मेमोरी सेल, मेमोरी सेल समझते हैं, याददाश्त, ऐसे लिखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा मेमोरी सेल लिखने का, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी यही रहता है। सबसे ज्यादा मेमोरी सेल कौन बनाता है, तो लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट मेमोरी सेल यानी यादाश्त यादाश्त कोशिका, लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बनाने का कार्य करती है। मेमोरी सेल, हिंदी में मेमोरी इसी तरह से लिख लीजिएगा, मेमोरी। लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बनाने का कार्य करती है। अब मेमोरी सेल कब बनेगा बताइए, ठीक है। इधर लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए वैक्सीनेशन के टाइम। वैक्सीनेशन में क्या, टीकाकरण। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। टीकाकरण। आप बताइए लिम्फोसाइट कितने प्रकार का, दो। लिम्फोसाइट अब यहां ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। लिम्फोसाइट का भी प्रकार है, इसी का मात्र दो प्रकार है, बाकी पहला क्या बताएं, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा टी लिम्फोसाइट। देखिए क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में सबसे ज्यादा कौन, टी। ठीक है, पहला आना चाहिए लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल है सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के भी प्रकार दिया रहेगा, बी की टी, तो सबसे ज्यादा टी। इसके पास रीजन है कि टी का जो डेवलपमेंट होता है, टी का जो मेच्योरिटी विकास होता है, वह कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में। तो सबसे पहला ये याद रखिएगा, इसका जो निर्माण, किसका, बी लिम्फोसाइट का, कहाँ, बोन मैरो अस्थि मज्जा में। बोन मैरो में ही निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, और इसका विकसित, विकसित करने में मतलब क्या, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, कहाँ होता है, बोन मैरो में ही। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए यहाँ। इसका निर्माण बताइए, जन्म तो एक बार ही होगा, एक जगह ही होगा, बोन मैरो में। लेकिन इसका विकसित यानी विकसित होने के कारण डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट होता है थाइमस ग्रंथि, थाइमस, थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि में कौन सा डब्ल्यूबीसी का विकास होता है, तो टी लिम्फोसाइट। यहां से लिख लिया, लिम्फोसाइट का दो प्रकार, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्रंथि आप लोग ग्लैंड, ग्लैंड जब पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस याद रखिएगा कि थाइमस ग्रंथि हम मानव के चेस्ट में पाए जाते हैं।
घड़ी में 8:30 बज रहा है जी, 2:30 बज रहा है। चलिए, ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा, ठीक है। थाइमस ग्रंथि याद रखिएगा कि थाइमस ग्रंथि में कौन सा डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, मैच्योरिटी होती है, तो कौन सा टी लिम्फोसाइट। पूछना है पीछे। बोन मैरो मतलब समझ में आ रहा है ना क्या? अस्थि मज्जा। तो ऐसा हिंदी ना लिखे तो ऐसा नहीं कि नहीं लिखे हैं, पहले बताया हुआ है ना कि बोन मैरो के क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। कौन सा अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होगा, येलो की रेड? येलो। जहां डब्ल्यूबीसी बनेगा वही ना, तो ये येलो। चलिए ये हो गया। अब लास्ट कौन बच रहा है, मोनोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का सेम काम है, ये एंटीबॉडी बनाता है लेकिन टी लिम्फोसाइट जैसा नहीं। जो लिम्फोसाइट मेन है वह काम ये नहीं कर पाता है, लेकिन लिख लीजिए इसको भी। मोनोसाइट, मोनोसाइट इसका भी सेम काम है। मोनोसाइट मेमोरी सेल, इसमें लिखिएगा मोनोसाइट, मोनोसाइट मोनोसाइट्स मेमोरी सेल बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन आ जाए, मेमोरी सेल कौन कौन बनाता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मेमोरी सेल का अर्थ यही हुआ कि भविष्य में लड़ने वाली बीमारी से, भविष्य में होने वाली बीमारियों से लड़ना। तो लिख लीजिएगा, मोनोसाइट भविष्य में होने वाले, मोनोसाइट्स भविष्य में होने वाले बीमारियों से लड़ता है। जहां जहां मेमोरी से लिखे हैं इसका अर्थ यही हुआ कि फ्यूचर में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ उससे लड़ाई करने का काम है, ठीक है। हाँ, मोनोसाइट भविष्य में होने वाले बीमारियों से लड़ता है। देखिए ये टोटल 5 है, डब्ल्यूबीसी कितना, 5। अगर इसका संख्या बढ़ाना बाबू तो डब्ल्यूबीसी क्या होगा, बढ़ेगा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का क्या नेचर है, लड़ना। क्या करना है, लड़ना। वह इन्फेक्शन को मारना। आपके बॉडी में इन्फेक्शन जैसी आया, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, मारेगा। अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा, ज्यादा इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए आपको कुछ हो गया, आप इलाज नहीं कर रहे तो आपके बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा। इन्फेक्शन बढ़ेगा और डब्ल्यूबीसी उस इन्फेक्शन को मारेगा। अब इन्फेक्शन ज्यादा तो डब्ल्यूबीसी तो लिमिट है 8 से 10,000 है ना, तो डब्ल्यूबीसी भी अपना आकार बढ़ाने लगेगा। क्या करेगा, आकार। इन्फेक्शन बढ़ने के कारण डब्ल्यूबीसी बढ़ना शुरुआत। अगर डब्ल्यूबीसी आपस पूरा ज्यादा हो गया, 30,000, 40,000, 50,000 इतना हो गया डब्ल्यूबीसी, तो क्या होता है बाबू, अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया, इस तरह से बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, लड़ना, इन्फेक्शन को मारना। यही ना काम है कि होने वाले बीमारियों से क्या करना, लड़ना। और ये डब्ल्यूबीसी जब इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है और डब्ल्यूबीसी आपस में ही लड़ने लगता है। इतना बढ़ गया ना, इसका काम, ये अपना काम तो कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है, इसका काम है बस लड़ाई करना। और ये अपना आकार इतना बढ़ा लेता है कि आपस में ही क्या हो जाता है, कोलाइड। और डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या है, एक प्रकार का कोशिका। तो बताइए इसमें केंद्रक है कि नहीं है? है। इसमें लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
डीएनए है, सब चीज है, सेल है तो क्या है, सब चीज है ना। तो अब ये जैसे लड़ेगा तो लाइसोसोम बहुत क्या है, बहुत पतली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइट। तो उसका काम है कोशिकीय पाचन करना। ये आपस में लड़ा, ये ब्लास्ट किया, इसके अंदर लाइसोसोम ब्लास्ट किया, और ये आपस में डब्ल्यूबीसी आपस में जुड़ जाता है, इस तरह से क्लस्टर बना देता है, गांठ बना देता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो क्वेश्चन ये आता है, ल्यूकेमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा, और ल्यूकेमिया को बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार एसएससी में कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया। केमिया याद रखिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा ल्यूकेमिया, लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही नहीं लिखवाया हुआ तो लिख लीजिएगा। लेकिन एक बताएं क्या, डब्ल्यूबीसी कितने, 5। ये जो बेसोफिल है ना बाबू, ये ज्यादा बढ़ गया ना तो ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे हो सके न्यूट्रोफिल बढ़ गया, अगर ये बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो डॉक्टर जैसे बोलेगा कि आपका स्टेज, जैसे हल्का आपका इन्फेक्शन हुआ तो डब्ल्यूबीसी कुछ मात्रा में, तो डॉक्टर बोलेगा आज का आपका जो ल्यूकेमिया फर्स्ट स्टेज पर है, सेकेंड स्टेज पर है, थर्ड, ये स्टेज नाम सुने हो ना, ल्यूकेमिया मतलब क्या, ब्लड कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है, तो ठीक हो सकता। ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर कहता था कि लास्ट स्टेज है, आप सॉरी, ये नहीं ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले ही बोल दिया सॉरी, तो हटाओ। ये कहा गया जी, शामिल। तो लिखेगा पहला, डब्ल्यूबीसी की संख्या, नेक्स्ट पॉइंट देख लिखो, डब्ल्यूबी की संख्या बढ़ जाने से ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने से कौन सा, ल्यूकेमिया, ब्रैकेट में लिखिएगा ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी की संख्या, इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, और कितना, जैसे 8 से 10,000 नहीं, 10,500, 11,000, इतना में आप कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा हो जाएगा 30,000, 40,000, 50,000, तब दिक्कत है बाबू। डब्ल्यूबीसी संख्या बढ़ जाने से कौन सा बीमारी याद रहेगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब क्या, ब्लड कैंसर। दूसरा लिखेगा, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम जाने से, एरो दे दिए, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसका अर्थ होगा कम जाना। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम जाने से ल्यूकोपिनिया, देखिए नाम एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, पिनिया है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम जाने से ल्यूकोपिनिया नामक बीमारी होती है। ल्यूकोपिनिया बताते हैं, तुम खुद सोचो क्या होगा, सोच सकते हैं ना जी। पहला सोचो कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, लड़ता है, किससे लड़ता है, इन्फेक्शन से। ज्यादा हो गया तो ज्यादा लड़ेगा, बहुत ज्यादा हो गया तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, और इस केस में डब्ल्यूबीसी मर जाएगा, और मरने के बाद क्या बना दिया, गांठ, तो उसमें हो गया कैंसर। अब ये घट गया, बहुत कम गया, तो आप लड़ाई नहीं करेगा, आपको कोई चीज आसानी से हो जाएगा। तो ल्यूकोपिनिया में बहुत तरह की बीमारी होगा, ठीक है, आपको बुखार आसानी से लग जाएगा, सर्दी जुकाम आसानी से लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें कह सकते हैं अन्य प्रकार के रोग होने की संभावना है। ल्यूकोपिनिया कोई खास बीमारी नहीं है, इसमें कुछ भी इंफेक्शन हो सकता है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण कौन सा बीमारी, ल्यूकोपिनिया, और ज्यादा होने के कारण केमिया आएगा तो ज्यादा, और पिनिया आएगा तो कम। पिनिया मतलब क्या, कम, केमिया ज्यादा। ये जो पिनिया में अन्य प्रकार के रोग आपको होने की संभावना होती है। चलिए अब यहां से आके डब्ल्यूबीसी खत्म। एक होता है देखो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कब कब कम होता है,
समझिएगा। एक होता है, अभी बताए थे HIV एड्स। HIV एड्स जिन वैसे इंसान को जिनको HIV एड्स वायरस हो गया है, बीमारी हो गया है, उसमें क्या हुआ, प्रतिरक्षी तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर। प्रतिरक्षी तंत्र बनाया कौन, WBC। कौन बनाया, WBC। तो जिनको HIV एड्स होता है उनमें WBC क्या हो जाता है, कम जाता है। और WBC कम गया तो इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो उसको जल्दी सर्दी भी ठीक नहीं होगा, ना बुखार ठीक होगा, ना कुछ जख्म ठीक होगा। तो उसमें क्या हो गया, इन WBC क्या हो गया, कम गया ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि देखिए ये बात कहना सही है कि HIV एड्स के समय WBC क्या होता है, WBC कमने से एड्स होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि WBC कमा तो लीकोपिनिया, लेकिन HIV एड्स के समय WBC क्या हो जाती है, कम। तो HIV एड्स के समय कौन सा ब्लड सेल कम जाता है, WBC। क्या WBC कम रहा है तो एड्स होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ठीक है, ये जरूरी है कि HIV एड्स के समय WBC की संख्या क्या हो जाती है, कम। आप बताइए HIV का फुल फॉर्म है, ऐसे नहीं, ऐसे तुम लोग सब बोलते हो, तुम बताओ। है, पहले ही नहीं बोल दिया, तुम बताओ जी। तुमको भी नहीं, तभी बोल रहा था। देखो तुम बताओ। पीछे से, अब पीछे से आप बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, HIV है, ह्यूमन इम्यूनो, बैठ जाइए। कौन बताइए अभी, तुम बताओ, बहुत बोलती है, बोलो। HIV बताओ, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये गलत है, चलो लिखवा देते हैं। देखिए समझिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, HIV एड्स। HIV एड्स के समय WBC की संख्या कम जाती है। HIV एड्स के समय WBC की संख्या कम जाती है। अभी बताया WBC कमेगा तो कौन सा बीमारी, लीकोपिनिया। ये नहीं पूछ दिया WBC कम गया तो एड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वही सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ही क्या है, वन डायरेक्शनल सोचना है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन नहीं। तो HIV एड्स के समय क्या होगा, WBC संख्या कम गया। इसका उल्टा मत कर देना, अनर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एड्स क्या है, बीमारी का नाम। HIV क्या है, वायरस का नाम। क्या है, वायरस का नाम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इसमें डी लोग नहीं बोलते हैं, सोचते हैं कि डी नहीं है, सिंड्रोम वायरस, यहां क्या हो जाएगा, वायरस। आप देखो HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी मतलब क्या हो गया, कमी। बाद में लिखना, थोड़ा समझ जाओ। डिफिशियंसी मतलब क्या हो गया, कमी। इम्यूनो मतलब क्या हो गया, WBC। अभी बताएं WBC मतलब क्या, इम्यूनो सिस्टम। तो इम्यूनो के बाद क्या हो गया, WBC। और ह्यूमन मतलब क्या हो गया, मानव। यानी मानव में किसके कमी, और ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण। तो मानव में किसका कमी हो गया, WBC कमी। तो मानव में WBC कमी हो जाता है तो कौन सा बीमारी, एड्स, AIDS एड्स हो जाएगा। A फॉर क्या हो गया, एक्वायर्ड। A फॉर क्या हो गया, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी और सिंड्रोम। आप इसका अर्थ समझिए तब लिखेगा। HIV समझ में आ गया, इसमें किसका कमी हो गया, WBC।
इसमें बताइए, सिंड्रोम मतलब होता है बहुत सा रोग, मैनी डिजीज। सिंड्रोम का अर्थ क्या हो गया, बहुत तरह के बीमारी, कोई एक बीमारी नहीं, सिंड्रोम का। डिफिशियंसी का अर्थ क्या हो गया, कमी। और इम्यूनो का अर्थ क्या हो गया, WBC। और एक्वायर्ड मतलब क्या, बाहर से, यानी इन्वायरमेंट से। एक्वायर्ड मतलब क्या, बाहर से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर WBC कमी हो गया, किसका कमी हो जाए, WBC, तो बहुत तरह के बीमारी जो है आपको बाहर से अटैक हो जाती है। क्या हो जाता है, बाहर से बहुत तरह से बीमारी अटैक हो जाता है। इसी का अर्थ होता है क्या, AID, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। समझ में आई बात, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ये वायरस का नाम है। और क्वेश्चन आ जाए किस वायरस से HIV होता है, तो आपको बताना अरबो वायरस। कौन सा वायरस, ये HIV है, ये अरबो फैमिली से आता है, अरबो वायरस। ये छोड़ दो, ये इतना ही लिखो। लिख रहे हैं, HIV की मतलब क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए, आप लोग को पता था, 2-3 स्टूडेंट को पता, इन लोग को नहीं पता था। लिख लिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या हो गया, वायरस। वायरस लिखा हुआ जी, हाँ वायरस। डिफिशियंसी का क्या अर्थ हुआ, कमी। इम्यूनो मतलब क्या, WBC। दूसरा लिखिएगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ हो गया क्या, बहुत तरह के बीमारी। और पूरा दुनिया में HIV कब आया, सबसे पहले अमेरिका में आया 1981 के आसपास, और इंडिया में आया 1985 के आसपास, वो भी केरला में। वर्ल्ड में सबसे पहले HIV वायरस को देखा गया अमेरिका में 1981 के आसपास। और इंडिया में 1985, 4 साल बाद। देखिए, ये इसमें क्या होता है समझिएगा, इस वायरस में मेन लक्षण क्या हुआ, WBC क्या हो गया, कम। WBC कम तो बहुत सा बीमारी, आपको इसका लक्षण बहुत तरह के होगा। भूख न लगना, बुखार लगना, ठीक है, ठीक है, कमजोरी महसूस होना। तो ऐसा नहीं कि अगर ये हो रहा तो यही हो, नहीं समझे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका WBC मेन क्या हो गया, कम गया। तो WBC कमने का कई रीजन हो सकता है, लेकिन एक रीजन है कि HIV का बीमारी हुआ तो उसमें भी WBC कमता है। तो इसमें एक खास बीमारी न होगा, बहुत तरह से बीमारी आप इसमें आ सकता है, ठीक है। और ये आपका इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, क्या उसे HIV एक बोला जाता है, इसका हैवी मेडिसिन दिया जाता है। उस HIV जांच को बोला जाता है, 2 तरह से जांच होता है, देखो यहाँ पे। इसका एक होता है, सबसे पहले देखो समझो, है क्या, देखो यहाँ पे HIV अगर जांच करना है तो इसको सबसे पहले क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला कि आपको जब HIV कंफर्मेशन हो जाता है तो उससे पहले क्या होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है जी, क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, क्या होता है? क्या, नहीं, इलीसा, ये अगर टेस्ट हो गया तो इससे कंफर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंफर्मेशन। इस बार जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन था, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी HIV का ही जांच है, लेकिन एलिसा भी HIV के। जनरली लोग यही याद करते हैं, ये वाला याद ना रखते हैं,
एलिसा भी क्या हो गया, HIV जांच के लिए हुआ, और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी क्या हो गया, HIV के लिए। तो ये जो है ये HIV के पहले का टेस्ट होता है, और कंफर्मेशन हो गया कि हाँ है या ना है, वो लास्ट में क्या होता है, एलिसा। तो ये दोनों टेस्ट याद रखना है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और एलिसा। जांच क्या करवाना है गधा, ठीक है। दो टेस्ट होता है, पहला क्या बताएं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, याद रहेगा, और दूसरा क्या बताएं, एलिसा। क्या चीज का, HIV का। ये हैवी मेडिसिन आता है, ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि डॉक्टर 5 जैसे जीवन काल कितना है, 5 साल, तो उसको 10 साल 12 साल में कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, जाना तय है। मतलब जाना मतलब मरना सही, ये इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि मरना तय होता है। लेकिन हैवी मेडिसिन चलता है, ठीक है, उससे आपका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। जैसे बिना दवाई के आप 4 साल में चल जाइएगा, लेकिन दवाई खाइएगा तो 8 साल 9 साल तक सर्वाइव, तो आपका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है, ठीक नहीं होगा। चलिए आज इतना ही। अब एक और बच रहा है क्या, प्लेटलेट्स।